नमस्कार। आज हम लोग ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ब्लड, जो रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली आप देखेंगे कि अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी है तो एनीमिया यानी रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। अब ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है और इसका क्या कार्य है। तो इसके बारे में देख लें कि जो ब्लड होता है, जिस ब्लड की जिस के अंतर्गत ब्लड की अध्ययन किया जाता है उसको हीमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी भी ब्लड अध्ययन करने की शाखा को सेरोलॉजी कहते हैं या हीमेटोलॉजी भी कहते हैं। और ब्लड हमारे शरीर में मुख्य रूप से आप देखेंगे 5 या 5.5 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर मान लेते हैं। तो पुरुषों में जो ब्लड जो है महिलाओं की अपेक्षा लगभग आधा लीटर ज़्यादा होता है। आप समझ लें कि पुरुषों में ब्लड जो है 5.5 लीटर और महिलाओं में ब्लड लगभग 5 लीटर होता है। और ब्लड जो हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कनेक्टिव ऊतक मतलब कि जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। कनेक्शन मतलब पूरे शरीर के, जैसे बोन्स हो गए या मसल्स हो गए, तो सबको जोड़ के रखता है। भाई ब्लड जो है बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से ब्लड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, ब्लड का भंडारण कहाँ होता है? ब्लड का भंडारण प्लीहा में होता है। हम जनरली ये जानते हैं कि ब्लड हमारे हार्ट में होता है। हार्ट में अगर ब्लड हमारा इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट से तो ब्लड जो है आर्टरी मतलब धमनी के द्वारा पूरे शरीर में, बाएं साइड से पूरे शरीर में जाता है। जिसका प्रेशर 120 जी होता है। और फिर शिरा के द्वारा जो है पूरे शरीर से वापस आता है, जिसका 80, तो 120/80, जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। जब उसमें बढ़ जाता है और उसका 120 से एबव होता है तो ऊपर का जो है जाने का धमनी का और नीचे वाला भी आने का भी जब बढ़ जाता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। और कम हो जाता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तब लो ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है और हाई ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है, जिसका मानक होता है 120/80। ब्लड नापने वाली जो मशीन होती है, जब डॉक्टर वगैरह के आप जाते हैं तो वहाँ 120/80 उसका होना चाहिए। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ब्लड का भंडारण कहाँ होता है? ब्लड का भंडारण स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। यानी ब्लड में जो है जो आप देखेंगे कि ब्लड प्लीहा में होता है और उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, कब्र भी कहते हैं और ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसका ये जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। जिस आप देखेंगे जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। 7 से जब कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए हल्का ये क्षारीय होता है। और आप देखेंगे कि ये इसका निर्माण कहाँ था? जैसे बच्चे जो भ्रूण अवस्था में होते हैं यानी माँ के गर्भ में होते हैं, 0 से लेकर के 9 महीने तक बच्चे जब पेट में होते हैं तो इसका निर्माण उस समय अस्थि मज्जा बनी नहीं रहती है, तो इसका निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बोन मैरो बन जाता है। तो बोन मैरो जब बन जाता है तो उसमें जो है इसका निर्माण होता है। यानी ब्लड का निर्माण का था, जो हड्डियों के बीच में गुद्दा होता है उसी बोन मैरो कहते हैं। उसी बोन मैरो में ही जो है ब्लड का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। और यह महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो है कम होता है। अब महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है और पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में ज़्यादा होती है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो पुरुषों में जो है अपेक्षाकृत महिलाओं से हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब कोलेस्ट्रॉल भी आप देखेंगे, नहीं लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ गया है तो इसलिए हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड की जो नली, जिसमें हमारे ब्लड की जो धमनी और शिरा होती है वो एक तरीके से नली होती है, ट्यूब होती है। और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन 120/80 होता है। तो उसके किनारे किनारे बसा यानी फैट जम जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो अगर उसको हम देखेंगे तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी इतने 1 डेसीलीटर में अगर 200 ग्राम जब जांच सब करवाते हैं तो 200 ग्राम से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। तो लोग कहते हैं टहलिए, आप चिकना पदार्थ मत खाइए, आप ज़्यादा नॉनवेज का प्रयोग मत कीजिए। तो इस तरीके से ये बचने के उपाय बताते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? जैसे हम जांच करते हैं तो हमारे पूरे ब्लड शरीर में कितना ब्लड है उसकी जांच तो होती है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ही जांच करके हम पता कर लेते हैं कि हम ये ब्लड की कमी है या ब्लड की अधिकता है। तो हीमोग्लोबिन पुरुषों में लगभग 14 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। यानी एक मतलब डेसीलीटर में लगभग 14 ग्राम जो है, समझ लीजिए एक ढक्कन के बराबर, एक शीशी के ढक्कन के बराबर जो है 14 ग्राम होनी चाहिए। महिलाओं में जो है 13 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो ब्लड की मात्रा
कम है। वैसे तो ब्लड हम जानते हैं कि 5 और 5.5 लीटर, पुरुषों में 5.5, महिलाओं में 5 लीटर होता है, लेकिन जब जांच होती है तो ये केवल हीमोग्लोबिन की ही जांच होती है। उसी हीमोग्लोबिन से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पुरुषों में कितना ब्लड है और महिलाओं में कितना ब्लड है। तो इस तरीके से आप देखें कि पुरुष में आयरन अधिक होता है और महिलाओं की अपेक्षाकृत पुरुष में जो है आयरन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पुरुष का मसल्स वगैरह मजबूत होती है और महिलाओं की कोमल होती है, तो आयरन की मात्रा अधिक होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। तो पुरुषों में आप देखेंगे आपकी जो ब्लड की खोज, मतलब ब्लड परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज, जो ब्लड हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिल करके पूरे शरीर में जाता है, फिर उसके बाद कोशिकाओं में जाता है और वहाँ पे जो ऑक्सीजन ले लेता है जो उसके सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वहाँ से जो क्रेब्स साइकिल के माध्यम से फिर क्रिया होती है, फिर एनर्जी बनती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर वो जो सीरा होती है वो के माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो हीमोग्लोबिन से मिल करके फिर आती है जो हार्ट फेफड़े में, और फेफड़ा फिर उसको शुद्ध करता है। इस तरीके से ऑक्सीजन फेफड़े में मुंह के द्वारा जाती है और मुंह के द्वारा फिर ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ करके धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है और फिर वह कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये पूरा सिस्टम जो है इसी को रक्त परिसंचरण कहते हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण। सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, तो इसे जो है कहा जाता है। अच्छा, कभी कभी आप देखेंगे कि जो मलेरिया की बीमारी होती है या ब्लड संबंधी बीमारी होती है, तो उसमें जो हमारा प्लीहा होता है वही इन्फेक्टेड हो जाता है। जब प्लीहा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ब्लड बैंक मतलब कि जो है, जो जैसे आप देखेंगे मलेरिया की बीमारी, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम होते हैं, वो क्या होते हैं कि भाई एक बार खा लेंगे फिर 4 घंटे तक रेस्ट करेंगे वो, है ना। तो वो जब ब्लड को खाना शुरू करते हैं प्लीहा में, तो जब उस समय जब अटैक करते हैं तो हमारे शरीर में कंपकपी होती है और बुखार आ जाता है। नहीं कहते हैं कि मलेरिया बुखार चढ़ उतर के आ रहा है, नहीं, जब अभी एक बार बहुत तेज़ी के साथ जड़जड़ाया जाएगी, फिर तेज़ी के साथ जो है बुखार आ जाएगा, फिर कुछ देर के बाद होगा अब तो एकदम आराम हो गया। तो जब वो अटैक करेंगे उसके प्लाज्मोडियम, तो उसके बाद हमारे शरीर में कंपकपी, बुखार, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद जब वो अटैक नहीं करेंगे तो वो हमारा शरीर जो है सही हो जाएगा। तो चढ़ उतर के तो करें, जांच करवाए भाई आपको मलेरिया है या है, इस तरीके से बीमारियां होती हैं। नहीं, तो इस तरीके से। अच्छा, ब्लड के कार्य हैं जो आप जनरली जानते हैं। ब्लड का कार्य क्या है? ब्लड का कार्य है कि जो हमारे शरीर में हार्ट में ब्लड में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, जो आपके ब्लड के वैसे ब्लड की जो होते हैं मुख्य रूप से प्लाज्मा और कार्पसेल्स, मतलब कि प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं। तो रुधिराणु में जो आरबीसी आपको होता है, रेड ब्लड कार्पसेल, यानी लाल रक्त कणिकाएँ, वो लाल रक्त कणिकाएँ क्या करती हैं कि ब्लड के ऑक्सीजन को ढोने का काम करती हैं। पूरे शरीर में जो है ब्लड को ऑक्सीजन को लाल रक्त कणिकाएँ पूरे शरीर में जो है ले जाने का काम करती हैं ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन पूरे शरीर की कोशिकाओं में नहीं जाएगा, हमारे शरीर में कई खरबों अरबों कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं में अगर ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो वो फिर हमारी एनर्जी नहीं बनेगी और पता चलेगा कि हम कार्य कोई कर ही नहीं पाएंगे, हमारा शरीर तरीके से कोशिकाएं मृत हो जाएंगे, एनर्जी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ताप का भी नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। जितने भी पोषक पदार्थ हैं, चाहे आपके आयरन हो गए, आपका कैल्शियम हो गए, आपका पोटेशियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, जितने पोषक पदार्थ हैं ब्लड के द्वारा ही पूरे शरीर में जाते हैं सभी अंगों में और वहाँ पे एनर्जी का निर्माण होता है। सेल्स में होता है। गैसों का परिवहन भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टरी और धमनी के द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन, ब्लड में तमाम उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे आपका हो गया मान लिया अमोनिया वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से, या यूरिया वगैरह होते हैं जो ब्लड के द्वारा जो है किडनी में भी जाते हैं। वहाँ वोमेंस कैप्सूल्स होता है, उसमें जो जाएंगे और फिर उसके बाद मूत्र के द्वारा नीचे छन छन करके वो वापस चले आते हैं। तो इस तरीके से ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। अच्छा, ब्लड जो होता है, ब्लड कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने कितने? आप प्लाज्मा और रुधिराणु, कार्पसेल्स, प्लाज्मा और रुधिराणु। अच्छा, प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का लगभग 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है और रुधिराणु जो होता है 40% होता है। तो अभी अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है सबसे अधिक भाग क्या होता है, तो सबसे अधिक भाग क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है, क्योंकि वो 60% होता है और रुधिराणु कितना होता है? 40% होता है। और जो प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, उसमें मुख्य रूप से फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है।
होती हैं, ये 2 प्रोटीन होती हैं। अच्छा, ब्लड की जो बीमारी की जांच की जाती है तो आप देखेंगे कि इसी ब्लड के प्लाज्मा से जो है ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो उसको सीरम कहते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी बीमारियों की जांच की जाती है उस सीरम के द्वारा ही ब्लड की बीमारियों के मतलब हमारे शरीर के रोग की बीमारियों की जाँच की जाती है। तो इस तरीके से प्लाज्मा के द्वारा ही ऐसी जांच की जाती है। तो अब रुधिराणु देखेंगे। रुधिराणु मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये मुख्य रूप से 3, इन्हीं के बारे में आपको जानना है। अच्छा, आरबीसी का काम है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और डब्ल्यूबीसी का काम है मतलब उसको रक्षा करना, क्या करना, रक्षा करना। और इसका क्या काम है, ये हमको शक्ति प्रदान करता है, क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। ये बस 3 चीज़ आप जान लें कि आरबीसी का मुख्य काम क्या है। वैसे तो जनरली इनके बारे में पूरा जानना है आपको, लेकिन मुख्य काम आरबीसी का क्या है, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन जो है जैसे ऑक्सीजन मिलता है जो आरबीसी में पाया जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी में आपके लिम्फोसाइट नामक उसका कोशिकाएँ होती हैं। ये लिम्फोसाइट जो है जो हमारे शरीर में खाते समय, पानी पीते समय या सांस लेते समय या तमाम प्रकार से कोई भी कीटाणु, जीवाणु, जो रोगाणु के पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो टी लिम्फोसाइट उसको मार देती है। तो इस तरीके से जब हमारे शरीर में एड्स नामक बीमारी का आपने नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, वो जो लिम्फोसाइट्स होती है वही डैमेज हो जाती है, तो हमारे शरीर की रक्षा नहीं होती। कहीं से भी कोई बीमारी, जैसे खांसी आ रही, जुकाम हो गया, सर दर्द कर रहा, बदन दर्द कर रहा, तो जो भी बीमारी होगी मोनोसाइट रहेगी ही नहीं, अरे लिम्फोसाइट रहेगी नहीं, और जब लिम्फोसाइट नहीं रहेगी तो वो उसकी रक्षा हो ही नहीं पाएगी, तो रोग से ग्रसित हो जाता है एड्स नामक बीमारी में। तो इस तरीके से इस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो रुधिराणु होता है, जिसे आरबीसी जो होता है, उसका पूरा रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ, जिसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जिसका आकार क्या होता है, गोल होता है। अब देखेंगे कि जब हम आरबीसी जो जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत पे जाते हैं, मासूरी वगैरह जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ने लगता है, इसका आकार जो है क्या होना, बढ़ने लगता है। और इसकी संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या जो है आरबीसी की होती है, लगभग 50 लाख होती है। और इसकी एज जो होती है, लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये जो है खत्म हो जाता है। वैसे आप देखेंगे हमारे सेल्स में जो लाइसोसोम होती हैं, लाइसोसोम क्या करता है कि जो सेल्स के और ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके मरने के बाद उनको खा जाता है। लेकिन अब जनरली आरबीसी में तो आपका लाइसोसोम नहीं होता है, तो वो आरबीसी भी 120 दिन के बाद मरेगी, तो उसको कौन खाता है, तो इसको खाने का काम कौन करता है, स्प्लीन करता है, प्लीहा करता है, इसलिए उसको सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, यानी कोशिका का कब्र घर कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को। तो इस तरीके से, अच्छा इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो इसलिए इसकी जांच जो है आरबीसी के द्वारा जो है डीएनए की जांच जैसे हम करते हैं, किसी की क्राइम की जांच हो गई, या बेटा क्लेम कर दिया कि ये मेरे पिताजी हैं क्या नहीं है, या बाप क्लेम कर दिया कि मेरा बेटा या बेटी नहीं है, तो इस तरीके से जैसे डिफेंस मतलब क्राइम में हो गया या इस तरीके का पता लगाना हो, तो हम आरबीसी से जांच नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और रुधिराणु की संख्या, जितने ये रुधिराणु होते हैं ना, ये ब्लड में जितने प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं उसमें जो है ये आपका 95% जो है, 95 मतलब ये रुधिराणुओं में 95% जो है रुधिराणु होता है, यानी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, इसी की होती है, आरबीसी की होती है, क्योंकि ये 50 लाख होता है इसका। और फिर ब्लड, जैसे आप एनीमिया का नाम सुने, एनीमिया रक्ताल्पता बीमारी हो जाती है, उसमें क्या होता है कि भाई देखेंगे कि ब्लड में जो है आपकी आयरन की मात्रा हीमोग्लोबिन में होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, वही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त की कमी हो जाती है, तो आदमी कमज़ोर हो जाता है और पता चलता है कि वो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। अगर उसको ब्लड अलग से नहीं, जैसे ऑपरेशन वगैरह हो या कहीं चोट लग गई या इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उसको फिर ब्लड चढ़ाया जाता है। तो उस तरीके से अगर वो नहीं
दिया जाता है तो उसके लिए वो एक तरीके से बहुत खतरा हो जाता है। तो उसके लिए उसी कमी यानी रक्त की कमी को एनीमिया या रक्तअल्पता कहते हैं। फिर हम देखेंगे WBC। अब WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, यानी ल्यूकोसाइट, इसी से नाम बना ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया का मतलब कैंसर है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि यानी ल्यूकेमिया मतलब यानी कि सेल्स जो है उसकी मतलब रोगाणुओं को जो है खाने की क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है, यानी रोग से रक्षा करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसका आकार अनिश्चित होता है, ये हर समय बिखरी रहती हैं जो WBC यानी वाइट ब्लड कार्टल, श्वेत रक्त कणिकाएँ, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनसे जो है WBC से हम DNA का टेस्ट कर सकते हैं। रोग से इनका काम होता है रक्षा करना, और इसकी संख्या लगभग 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। लेकिन इनका लाइफ स्पान मतलब इनकी उम्र जो होती है 4 दिन होती है। 4 दिन में ये नष्ट हो जाती हैं। और ये कह रहा है कि इसमें मुख्य रूप से एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं। मुख्य रूप से होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु जब भी प्रवेश करता है, चाहे खाते समय, पीते समय या सांस लेते समय, तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी तुरंत जो है पूरे रुधिराणुओं को मतलब कि ये बताता है कि अरे ये रोग आ गया, और उसके बाद क्या करता है कि ये रक्षा करने का काम करता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में ही लिम्फोसाइट जो होता है वो तुरंत उसको पकड़ करके क्या करता है कि मार देता है। लिम्फोसाइट उसको मार देता है कि तुम आगे नहीं जा सकते, तुम ऐसा मतलब खतरनाक हो, हमारे पूरे शरीर के लिए खतरनाक हो, तो उसको मार देता है। और जब मारने के बाद फिर क्या करता है, जो आपका मोनोसाइट है वो उसका भक्षण कर लेता है, उसको खा करके पचा देता है। अभी तो इस तरीके से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का ये काम है। यानी T लिम्फोसाइट का काम होता है कि उसको मारना, और मोनोसाइट का काम है कि उसको खा करके पचा देना। इस तरीके से ये बीमारी से हमको रक्षा करते हैं। तीसरा आपका प्लेटलेट्स में उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो जैसे आप देखेंगे कि डेंगू नामक बीमारी जो होती है, तो वो डेंगू मच्छर जो होते हैं प्लेटलेट्स भी अटैक करते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या लगभग 2 लाख होनी चाहिए हमारे शरीर में। अगर 2 लाख से प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो हमारे शरीर में सुस्ती होगी, वीकनेस होगी, हर समय नींद लगेगी, है ना, और कमजोरीपन का एहसास होगा। तो इसलिए जांच वगैरह होती है तो डेंगू नामक बीमारी में पता चलता है अगर प्लेटलेट संख्या 40 से 50,000 हो गई तो आदमी की वोमिटिंग होने लगती है, ब्लड की उल्टी होगी और ब्लड का थक्का नहीं बनेगा और आदमी की डेथ हो जाती है। इसकी उम्र 7 दिन होती है। इसका आकार उत्तल लेंस जैसा होता है, इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका कार्य होता है शक्ति प्रदान करना। तो इस तरीके से ब्लड जो है, ब्लड हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम लोग जाने। आज का टॉपिक जो है आप देखेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है ना, और ब्लड जैसे आप देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप, है ना, कौन किस ग्रुप का किसको दिया जा सकता है, जिसे क्रोब जो लैंडस्टीर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आज के लिए आप देखेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें। धन्यवाद।